वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आखिरकार आपके एग्जाम्स में कैसे पेपर सेट होगा, किस पैटर्न पर आएगा और कैसे कैसे जो पेपर में प्रश्न आएंगे उनके उत्तर को आपको किस तरीके से लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है और किस प्रकार से कौन से उत्तर को आपको मैनेज करना है, हर एक पहलुओं पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से उनके उत्तर को बताने का प्रयास रहेगा और एक प्रकार से यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रहेगी। ओके, आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। ओके, आपको पता होगा आपके पेपर का क्या नाम है भाई, आपके पेपर का क्या नाम है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आपके पेपर का क्या नाम है बताएंगे। आपके पेपर का नाम है शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको मतलब अंग्रेजी में बोले तो इसी को बोलते हैं फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ओके, तो यानी कि शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के बारे में हमको यहाँ पर चर्चा कर देनी है। ओके, सबसे पहले आपकी परीक्षा में कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, फिर लघुत्तरीय और फिर दीर्घोत्तरीय। सबसे पहले लघुत्तरीय मतलब अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, उनका सामना आपको करना पड़ेगा और उनके उत्तर को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं आपको। ओके, और इसके अलावा खंड आ में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें निर्देश ये होता है कि सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। ओके, आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, शिक्षा की परिभाषा बताइए। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे। शिक्षा की परिभाषा बताइए। शिक्षा आप सभी को पता होगा, शिक्षा की परिभाषा मैंने विस्तार से आपको बताई थी। अच्छा, शिक्षा की परिभाषा जब मैंने बताई थी पेपर मतलब चैप्टर 1 के अंतर्गत, तो उसमें हमने कई तरीके की परिभाषा बताने का प्रयास किया था। एक तो शिक्षा की अंतः शक्तियों को बाहर लाने की प्रक्रिया के रूप में कुछ विद्वान जो है शिक्षा की परिभाषा देते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि शिक्षा को वातावरण के अनुकूलन के रूप में देखते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि शिक्षा को शिक्षा समूह में जो परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए होती है खास करके इसके रूप में देखते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के रूप में शिक्षा को देखते हैं। तो शिक्षा जो है कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है, शिक्षा एक व्यापक विचारधारा है। शिक्षा का इसीलिए दो अर्थ हम समझते हैं, एक तो संकुचित दृष्टिकोण और एक व्यापक दृष्टिकोण, आप सभी को पता होगा। तो संकुचित दृष्टिकोण में शिक्षा के अंतर्गत ऐसी शिक्षा आती है जैसे कि स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हो, ठीक है, एक निश्चित समय के अंतर्गत आप पढ़ते हो, एक निश्चित स्थान पर पढ़ते हो, ठीक है, तो वो होता है एक संकुचित विचारधारा शिक्षा की। लेकिन शिक्षा का एक प्रकार से व्यापक अर्थ है, यानी जब से मनुष्य पैदा हुआ है उस समय से और जब तक मनुष्य मर नहीं जाता है तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है, विभिन्न वस्तुओं से, विभिन्न व्यक्तियों से, विभिन्न वातावरण की जो चीज़ें हैं उन सभी से सीखता रहता है। ठीक है, तो वो भी एक शिक्षा ही ग्रहण कर रहा है, चूंकि वो अधिगम प्रक्रिया हो गई। अधिगम माने होता है सीखने की प्रक्रिया, यानी मनुष्य जो होता है जीवन प्रयत्न सीखता ही रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वो भी शिक्षा का ही एक अंग है, शिक्षा के अंतर्गत ही हम उसको पढ़ते हैं। तो शिक्षा की परिभाषा को अगर विद्वानों के अनुसार देखा जाए, सबसे विद्वान जो है एक प्रकार से आप लिख सकते हो, सुकरात ने क्या कहा। सुकरात ने कहा कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के सर्वमान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं, उसी को प्रकाश में लाना होता है। ये शिक्षा की परिभाषा इन्होंने दी। फ्रोबेल कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो कि बालक की अंतः शक्तियों को बाहर प्रकट करती है। ठीक है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ विच चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल पावर ऑफ एक्सटर्नल। इसको किसने कहा? फ्रोबेल ने। एडिसन ने कहा कि जब शिक्षा मानव मस्तिष्क पर कार्य करती है
तो वह उसके सद्गुणों और पूर्णता को बाहर लाकर व्यक्त करती है। यानी कुल मिलाकर के यहीं पर महात्मा गांधी जी की बात की है तो वो कहते हैं कि शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित जो सर्वोत्तम शक्तियाँ होती हैं उन्हीं के सर्वांगीण प्रकटीकरण से होता है। चूँकि मनुष्य या जो बालक होता है उसका शरीर में, उसके मन में, उसके आत्मा में जो भी चीज़ें उसकी अंतरात्मा में निहित करती है, मतलब उसके अंदर विराजमान है, किसी मनुष्य के, किसी व्यक्ति के अंदर जो शक्तियाँ विराजमान है उसके अंदर, उसी का प्रकटीकरण यानी उन्हीं शक्तियों को बाहर प्रकट करना एक प्रक्रिया के तहत वो बाहर निकलती है, तो वो प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। शिक्षा के द्वारा ही जो व्यक्ति की आंतरिक शक्ति होती है उसको हम बाहर प्रकट कर पाते हैं। तो ये हो गई शिक्षा की परिभाषा। ठीक है, शिक्षा की अंतः शक्तियों को बाहर लाने की प्रक्रिया के रूप में। वहीं शिक्षा वातावरण के अनुकूलन के रूप में विद्वान आते हैं, जैसे बासिंग महोदय हो गए, बटलर हो गए, टी रेमंड हो गए, प्रोफेसर हार्न हो गए, प्रोफेसर जेम्स हो गए। इन लोगों ने कहा कि शिक्षा वातावरण के अनुकूलन के रूप में होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बासिंग महोदय शिक्षा की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति को वातावरण में उस सीमा तक व्यवस्थित करना होता है जिससे व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए महान संतोषजनक लाभ प्राप्त हो सके। ये बासिंग महोदय ने परिभाषा बताई। इसके अलावा बटलर महोदय ने कहा कि शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य होता है। क्या कहा कि शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य होता है, एक क्रम से सामंजस्य स्थापित करना होता है आध्यात्मिक शक्ति के साथ व्यक्ति का। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया एक प्रकार से बटलर की परिभाषा। और भी तमाम सारे विद्वान आते हैं, अपनी अपनी परिभाषा देते हैं। इसके बाद में कुछ विद्वान हैं जो कि शिक्षा समूह में परिवर्तन उत्पन्न करने के रूप में देखते हैं शिक्षा को, खास करके उनमें नाम आता है ब्राउन का। ब्राउन कहते हैं कि शिक्षा चैतन्य रूप में एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। कैसे रूप में? चैतन्य रूप। चैतन्य रूप माने होता है जीवित मनुष्य। तो चैतन्य मतलब चेतना हो जिसके, चेतना मतलब अचेतन ना हो, चेतना हो जिसमें, उसको चैतन्य कहते हैं। ठीक है, यानी निर्जीव चीज ना हो, सजीव। सजीव माने चैतन्य होता है। तो शिक्षा चैतन्य रूप में एक अनियंत्रित प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं। और व्यक्ति के द्वारा किस में परिवर्तन होता है? समाज में परिवर्तन होता है। अर्थात समाज में परिवर्तन लाने का श्रेय व्यक्ति को दिया है किसने? ब्राउन ने। और व्यक्तियों में जो परिवर्तन आता है, व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन होता है भैया किसके द्वारा परिवर्तन होता है? एक शिक्षा जो होती है इसके द्वारा। क्योंकि शिक्षा क्या है? चैतन्य रूप में एक अनियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन होता है। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से शिक्षा समूह में परिवर्तन भी उत्पन्न करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि शिक्षा को बालक के विकास के पूर्ण विकास के रूप में देखते हैं, यानी कि बालक का पूर्ण विकास हो सके, बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। ठीक है, तो उनमें नाम आता है टीपी नन का, पेस्टोलॉजी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। टीपी नन कहते हैं कि शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिसके द्वारा वह यथाशक्ति मानव शक्ति को मौलिक योगदान कर सकता है। क्या कहा कि शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जो एक प्रकार से पर्सनालिटी होती है बच्चे की, चाइल्ड की, उसी का पूर्ण विकास हो जाता है। अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद में क्या होता है कि यथाशक्ति मनुष्य जो होता है जीवन को मौलिक योगदान दे सकता है, यानी जो इच्छाएं होती मनुष्य की, उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाता है। पेस्टोलॉजी की बड़ी जबरदस्त परिभाषा, इन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास होता है। जो आंतरिक शक्तियां होती हैं उनका स्वाभाविक और सर्वांगपूर्ण, यानी कोई भी छूट नहीं रहा है, सभी का विकास हो रहा है और प्रगतिशील विकास है। ऐसा नहीं कि हमेशा मतलब विकास होने वाली एक प्रक्रिया। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना होता है कि वह सत्य की खोज कर सके और उसे सत्य को अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर दे। ठीक है, यानी कि सत्य की खोज करे पहले
और उसके बाद में उसे सत्य को अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर दे। ये होती है शिक्षा। शिक्षा के कई सारे आयाम हैं, कई सारे पहलू हैं, तो लगभग 4 पहलुओं पर मैंने चर्चा करी और इन्हीं 4 पहलुओं पर अगर आप चर्चा कर देंगे, निश्चित तौर पर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, आसानी से आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है आप लोगों को कि 50 शब्दों में लिखना है, तो एक एक परिभाषा, लगभग 1 या 2 परिभाषा अगर आपको पता है तो आप आसानी से लिख करके अपने नंबर को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दर्शन शास्त्र की परिभाषा दीजिए। दर्शन शास्त्र की परिभाषा दीजिए भाई। दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं? दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। अच्छा, दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है। संस्कृत का दृश्य धातु है, उसी से हुई है। इसका मतलब होता है देखना। दर्शन माने क्या होता है? देखना। क्लियर हो गई बात? यानी जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में उस वस्तु के प्रति या उस चीज़ को जिसको मैंने देखा है उसके बारे में कुछ विचार आते हैं और उसी विचारों को हम दर्शन शास्त्र बोल देते हैं। उन्हीं विचारों का अध्ययन करता है। ठीक, क्लियर। जॉन ड्यूबी कहते हैं कि जब कभी दर्शन पर गंभीरता से विचार किया गया तो सदा ही यही मान लिया गया कि वह एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति का द्योतक है जो कि जीवन के व्यवहार को प्रभावित करेगा। ये बताया जॉन ड्यूबी ने। बिंडलबैंड कहते हैं कि दर्शन सार्वभौम मूल्यों का आलोचनात्मक विज्ञान है। ठीक है। इसके अलावा ग्रेलिंग महोदय कहते हैं कि दार्शनिक खोज का लक्ष्य है ज्ञान, सत्य, तर्क, वास्तविकता, मस्तिष्क और मूल्य के बारे में प्रश्नों को समझना। यही होता है दार्शनिक खोज का क्या लक्ष्य होता है? ज्ञान को, सत्य को, तर्क को, वास्तविकता को, मस्तिष्क और मूल्य के बारे में तमाम सारे जो प्रश्न हैं, तमाम सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, उनको समझ लेना, उनको दूर कर देना, ये होता है दार्शनिक खोज का मतलब। ये ग्रेलिंग कहते हैं। इसके अलावा जैनी एवं कैथरीन की एक प्रकार से मिलीजुली परिभाषा। इन दोनों ने कहा कि दर्शन व्यक्तित्व, ज्ञान, नैतिकता, तर्क तथा मानव प्रयोजन संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करता है। तो दर्शन शास्त्र या दर्शन व्यक्तित्व, ज्ञान, नैतिकता, तर्क और मानव प्रयोजन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी का अध्ययन करता है। और प्लेटो कहते हैं कि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। हेजेट कहते हैं कि दर्शन शास्त्र यथार्थ का तत्व दर्शन है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि अन्य अध्ययनों की भांति दर्शन का मुख्य ज्ञान, मतलब दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान को प्राप्त करना होता है। इस प्रकार से दर्शन शास्त्र का मतलब एक प्रकार, दर्शन शास्त्र अंग्रेजी में बोले तो इसको फिलोसॉफी बोलते हैं। फिलोसॉफी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, फिलोस और सफिया। फिलोस और सोफिया जो शब्द है, सोफिया बोलते हैं। फिलोस और सोफिया जो शब्द है, इसकी अगर बात की तो फिलोस माने होता है प्रेम, सोफिया माने होता है ज्ञान। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ज्ञान के प्रति प्रेम हो जाना, ज्ञान के प्रति या ज्ञान से आपको प्रेम हो जाए, ज्ञान के लिए प्रेम हो जाए, ज्ञान के प्रति प्रेम हो जाए तो वो दर्शन होता है। तो कुल मिलाकर के ज्ञान के प्रति प्रेम रखने वाला व्यक्ति दार्शनिक भी कहलाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से ये दार्शनिक चीजें थी जो कि मैंने आपको समझाई। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आपसे दर्शन शास्त्र के क्षेत्र पूछे। दर्शन शास्त्र में मूल्य शास्त्र, तर्क शास्त्र, ज्ञान शास्त्र और तत्व शास्त्र, ये सारी की चीजें, मतलब सारी चीजें आपकी समाहित हो जाती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी में प्रश्न पूछ लेता कभी कभी कि शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा दर्शन की परिभाषा बताइए। शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं? तो शिक्षा दर्शन की परिभाषा को देते हुए हेंडरसन महोदय कहते हैं कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं में जो है दर्शन का प्रयोग है। शिक्षा दर्शन जो होता है, शिक्षा में जितनी समस्याएं होती हैं उन्हीं समस्याओं के रूप में प्रयोग किया गया शिक्षा दर्शन को। इसके अलावा किलपैट्रिक कहते हैं कि शिक्षा दर्शन विद्यालय के लोगों को उद्देश्यों की प्राप्ति तथा इससे भी उच्च उद्देश्यों की तैयारी के लिए आवश्यक शिक्षा की कार्यविधियां ज्ञात करता है। कुल मिलाकर के अगर बोले तो शिक्षा और दर्शन क्या हैं? एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सिक्का, कोई भी सिक्का हो तो एक हेड है और दूसरा टेल है, यानी दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। शिक्षा के द्वारा
दर्शन की पूर्ति और दर्शन के द्वारा शिक्षा की पूर्ति होती है। चूँकि क्या होता है, जो व्यक्ति जो शिक्षा शास्त्री होता है वही व्यक्ति दार्शनिक होता है, जो दार्शनिक होता है वो शिक्षा शास्त्री हुआ ही होता है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर यह समझना होगा, दर्शन तभी आपके मन में उपजेगा, तभी आप किसी वस्तु को देख करके विचारशील प्रतिभा का एक प्रकार से प्रकटीकरण कर पाएंगे, जब आप शिक्षित होंगे। आप शिक्षित हो तो आप किसी घटना पर अपने वक्तव्य दे सकेंगे, अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। अगर आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप किसी घटना को देख करके किसी वस्तु पर अपने विचारों का प्रकटीकरण सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, जितना सही तरीके से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के अपने जो अंदर आपके भरा हुआ ज्ञान है उसके प्रकटीकरण के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो शिक्षित व्यक्ति ही एक दार्शनिक बनता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और खास करके शिक्षा जो होती है, शिक्षा के द्वारा दर्शन की उत्पत्ति होती है। और जब तमाम सारे दर्शन को एक में मिला देते हैं, दर्शन माने विचार हो भैया, दर्शन माने क्या होता है, विचार। तो तमाम सारा जब विचार इकट्ठा हो जाते हैं तो वह काव बन जाता है, शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत बन जाता है। काव बन जाता है, शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आवत भाई? चलो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुल मिलाकर के शिक्षा दर्शन के बारे में ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। शिक्षा दर्शन की अगर बात की जाए तो दर्शन शिक्षा पर निर्भर करता है। आप देखते हैं शिक्षा अगर ना हो तो दर्शन का कोई मतलब नहीं। दर्शन को प्रचलित करने का साधन शिक्षा होता है। शिक्षा दर्शन के परीक्षक के रूप में कार्य करता है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू भी होता है। इसके अलावा किसने कहा था, जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू होता है, यानी एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसॉफी। इसके अलावा शिक्षा दर्शन का क्या करती है, हस्तांतरण करती है। दर्शन लक्ष्य प्राप्ति के साधन के रूप में शिक्षा कार्य करती है। शिक्षा दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करती है। शिक्षा परिचायक के रूप में कार्य करती है। ये तो हो गए दर्शन एक प्रकार से शिक्षा पर आधारित है, लेकिन शिक्षा भी दर्शन पर आधारित है। कैसे आधारित शिक्षा दर्शन पर भाई? देखें, शिक्षा भी दर्शन पर निर्भर करती है। जैसे कि जंटाइल महोदय कहते हैं कि दर्शन के ज्ञान के बिना शिक्षा को समझना कठिन है। ओके, फिक्टे कहते हैं कि शिक्षा की कला दर्शन के बिना पूर्ण स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकती है। तो पहली बात, दर्शन के बिना शिक्षा पर विचार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, दर्शन के 3 मुख्य शाखाएं होती हैं और शिक्षा की भी यही, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। ओके, इसके अलावा दर्शन शिक्षा का पथ प्रदर्शक होता है, मार्ग बताता है। इसके अलावा राजनीतिक दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव भी पड़ता है। दर्शन के माध्यम से अंतिम प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति भी होती है। सभी विद्वान, दार्शनिक विद्वान शिक्षा शास्त्री ही हुए हैं। आधुनिक दर्शनों का एक प्रकार से शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के भिन्न भिन्न पहलुओं का दर्शन का प्रभाव आप देखते हैं। और कहीं ना कहीं पे एक और यहीं पर फैक्टर निकल के आता है कि शिक्षा एवं दर्शन दोनों एक प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जीई पार्टीज कहते हैं कि अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार से दर्शन शिक्षा पर आधारित है। ठीक है। जॉन ड्यूबी कहते हैं कि दर्शन अपने सामान्यतम रूपों में शिक्षा का सिद्धांत है। फिक्टे कहते हैं कि दर्शन के बिना शिक्षा में कभी पूर्णता नहीं आ सकती है। रास कहते हैं कि दर्शन और शिक्षा एक मुद्रा के 2 सिरे हैं, यानी कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों एक ही वस्तु के 2 भिन्न पक्षों को प्रस्तुत करते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे में क्या हैं, अंतर्निहित हैं। इस प्रकार से शिक्षा जितना दर्शन पर आधारित है उतना ही दर्शन शिक्षा पर आधारित है। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो अब आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर बात? चले आगे बढ़ते। अगला प्रश्न थोड़ा सा जानने का प्रयास करते भाई। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न अगला है 3रा नंबर, अद्वैतवाद किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है भाई? अद्वैतवाद किसे कहते हैं? अद्वैतवाद की बात की जाए तो किसे कहते हैं? तो शंकर का जो शंकराचार्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा। शंकराचार्य जो है भारतीय दर्शन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शंकराचार्य जी का जन्म केरल राज्य में हुआ था, मालाबार तट पर कालादी नाम का एक ग्राम है, उसी ग्राम में हुआ था। 788 ईस्वी से लेकर के 820 ईस्वी तक जाना जाता है इनका एक प्रकार से जन्म के आसपास।
और इसके अलावा आप देखते हैं इनके छोटी सी उम्र से ही इतिहास, पुराण, महाभारत, स्मृति, वेद, वेदांत ये सब पढ़ चुके थे ये। और इन्होंने एक प्रकार से अद्वैतवाद को हिंदी मतलब कि एक प्रकार से वेदांत के रूप में स्वीकार किया है। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इन्होंने धर्म के कई सारे एक प्रकार से 4 मठ बताए हैं। उन 4 मठों का नाम मैंने आपको बताया भी था शायद। 4 मठ में हिंदू के धर्म के आधार हैं 4, जो चारों धाम बोले जाते हैं। पहला है, आपको पता होगा, जो है गोवर्धन मठ पुरी में है, पुरी जिसको बोलते हैं पुरी, ठीक है। तो पुरी में है गोवर्धन मठ, ऋग्वेद में वर्णित है, ऋग्वेद का द्योतक है, पूर्व दिशा में स्थित है। पश्चिम दिशा में सामवेद का द्योतक शारदा मठ है, द्वारिकापुरी जिसको कहते हैं गुजरात में है। उत्तर दिशा का द्योतक है अथर्ववेद, ज्योतिर्मठ है बद्रीनाथ में। और दक्षिण दिशा में यजुर्वेद का द्योतक है श्रृंगेरी मठ, रामेश्वरम जो पड़ता है। तो विश्व का अद्वैतवाद का मतलब अद्वैतवाद का ज्ञान देकर के विश्व को 32 वर्ष की आयु में ही आप देखते हैं केदारनाथ में शरीर को त्याग दिया शंकराचार्य जी ने। तो शंकराचार्य की अगर बात की जाए तो इन्हीं का दर्शन है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के मौलिक सिद्धांतों की बात की जाए तो अद्वैतवाद में आप देखते हैं पहला सिद्धांत क्या है, आप सभी लोग लिखेंगे। अद्वैतवाद का पहला सिद्धांत है, अद्वैतवाद कहता है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म निर्मित है, यानी कि द होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाई ब्रह्मा। क्या? द होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाई ब्रह्मा। संपूर्ण जगत ब्रह्म के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ है। ओके। और आप देखते हैं ब्रह्म जो है अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, ठीक है। बिन पग चले सुने बिन काना, ठीक है। ब्रह्म जो है ये क्या है? ये एक प्रकार से नश्वर है, मतलब कभी अंत नहीं होगा इनका। इसके अलावा दूसरा सिद्धांत है अद्वैतवाद का, आत्मा ब्रह्म का अंश है, यानी सोल इज पार्ट ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। आत्मा क्या है? ब्रह्म का ही एक अंश है और बाद में ये उसी अंश में मिल जाता है। तीसरा सिद्धांत है अद्वैतवाद का, कौन सा? असीमित ज्ञान और शक्ति का भंडार है। क्या भाई? असीमित ज्ञान और शक्ति का भंडार है। ओके। ये भी ब्रह्मा जो है, आत्मा जो है क्या है? आत्मा असीमित ज्ञान और शक्ति का क्या है? भंडार है। क्लियर बात हो गई। यानी कि आत्मा जो मनुष्य की होती है, शरीर में आत्मा होती है और आत्मा चूंकि ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और चूंकि उसी ब्रह्म का एक अंश है तो भी जो है मनुष्य भी असीमित ज्ञान और शक्ति का भंडार है। चौथा सिद्धांत इसका है अद्वैतवाद का, संपूर्ण जगत क्या है? असत्य है, नाशवान है, यूनिवर्सल या यूनिवर्स इज मोर्टल, ठीक है। नाशवान है, संपूर्ण जगत क्या है? नाशवान है, कभी भी भंग हो सकता है। इसके अलावा 5वां सिद्धांत अद्वैतवाद का है कि मानव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। ओके। यानी मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। छठा सिद्धांत क्या है इसका? मानव जीवन का विकास पूर्व जन्म के कर्मों और वर्तमान जीवन पर निर्भर करता है कि मनुष्य के जीवन का विकास कैसे होगा। ये भी कहीं ना कहीं पे वेदांत दर्शन का ही सिद्धांत है। इसके अलावा बात की है, अगला सिद्धांत है श्रवण, मनन और निध्यासन। इसका ज्ञान भी इसमें मिलता है। इसके अलावा ब्रह्म के रूप के बारे में बताया गया। 8वां सिद्धांत है ब्रह्म के रूप। ब्रह्म के रूप में आप देखते हैं 2 गुणों के बारे में, दो रूपों के बारे में है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण ब्रह्म एक प्रकार से वह है जो अदृश्य है, सबकी अंतरात्मा। यह सबसे अधिक निश्चित है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। सगुण व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्म है, इसीलिए ब्रह्म में माया द्वारा संसार के निर्माण का गुण आरोपित किया जाता है तो वह सगुण हो जाता है। ठीक, सगुण माने जो दिखाई पड़े, निर्गुण माने जो दिखाई न पड़े। ठीक है, तो सगुण निर्गुण, निर्गुण सगुण द्वि ब्रह्म अनुपा। एक प्रकार से ब्रह्म के पार्ट है, एक सगुण और एक निर्गुण। अच्छा, इसमें जो है चातुष्ट साधन की आवश्यकता भी बताई गई है। किसमें? चातुष्ट साधन के बारे में जो है अद्वैतवाद के मौलिक सिद्धांतों के अंतर्गत, ठीक, श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये सब बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखते कई सारी चीज़ें हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चीज़ों पर भी बल दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, ये एक प्रकार से ये था कुछ अद्वैतवाद के बारे में जो कि मैंने आपको बताई। और शंकराचार्य के शैक्षिक विचारों पर भी थोड़ा सा नज़र डालिएगा। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। तो इतना जितना मैंने बताया ये तो आपका लगभग क्लियर हो गया। सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, फिर मैं और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, किसी को नहीं समझ में आई तो उसको बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चले आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई। अगला प्रश्न क्या है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग, देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? आपको बता दूं कि महाभारत युद्ध शुरू होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और वही उपदेश जो है श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत का जो ग्रंथ है, महाभारत जो महाकाव्य दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसी में भीष्म पर्व आता है महाभारत में। जैसे कि रामायण में कांड है और आप देखते हैं कामायनी में सर्ग है, उसी प्रकार से महाभारत जो महाकाव्य है उसमें भीष्म पर्व है, यानी वो पर्वों में बटा हुआ है। तो भीष्म पर्व का एक अंग है गीता, भगवत गीता। भगवत गीता चूँकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुख से निकली है, प्रभु जी के, और अर्जुन को सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस गीता को सुनने का। भगवत गीता में जो लिखे गए श्लोक हैं बड़े धाकड़ हैं, उसको एक प्रकार से अगर बोला जाए बहुत अच्छा श्लोक है। उसमें हर एक चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा, इस श्लोकों के बारे में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था स्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्था स्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब क्या होती है, धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। आगे कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए धर्म संस्था स्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय में यह श्लोक वर्णित है। ओके, क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से यहाँ पर हर एक चीज़ों को बताने का प्रयास। गीता अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़बरदस्त गीता, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे कि यो यो याम याम तनुः भक्तः श्रद्धया चर्तुमिच्छति तस्य तस्यांचला श्रद्धां तामेव विद्यामहं वेदहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इस प्रकार से श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेये प्रकृतिं यान्ति मां काम कल्पक्षये पुण्यस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इस प्रकार से श्लोकों का वर्णन आप देखेंगे जब गीता पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आपके समस्त जो प्रश्न हैं आपके दिमाग में, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और कर्मवाद पर आधारित है गीता। क्या है भाई? कर्म योग पर आधारित है। गीता के मूल तत्वों की अगर बात की जाए तो कर्म योग पर आधारित है। ठीक है, कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मार्तेः संगो अवस्थ कर्मणि। क्या? कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते सांगो अवस्थ कर्मणि। यानी कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर नहीं है। ठीक है, और कर्म अगर आप कर्तव्य करेंगे, कर्तव्य कर्म का पालन करते रहना तथा भले बुरे किसी तरह के फल की इच्छा ना करना, यही तो कर्म योग है और यही गीता सिखाती है। गीता में आत्मा की अमरता को बताया गया है। उसमें कहा गया कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापो न शोषयति मारुतः। इस प्रकार से चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, निवृत्ति एवं प्रवृत्ति का मार्ग का समन्वय किया गया है गीता में। अपरा और परा प्रकृति का भेदता ईश्वर को बताया गया है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का समन्वय है गीता। स्थित प्रज्ञ और पूर्ण मानव का आदर्श है गीता। गीता से बड़ा कोई एक प्रकार से आप ग्रंथ नहीं बोल सकते हो। अब गीता में शिक्षा के अर्थ को बताते हुए कहा गया है कि ना ही ज्ञानेन सादृशम पवित्रमहि विद्यते। गीता में विद्या को या शिक्षा को ज्ञान के अर्थ में ग्रहण किया गया है। गीता के अनुसार शिक्षा जन्म जन्मांतर तक चलने वाली क्या होती है? एक प्रक्रिया है। ज्ञान दो प्रकार का है, एक सांसारिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। और इन दोनों ज्ञान का एक प्रकार से जो विकास होता है, ये मनुष्य जब से पैदा होता है वहां से लेकर के जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलता रहता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को डिनोट करने का प्रयास भगवत गीता में मिलता है। शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य को बताते हुए गीता में श्लोक वर्णित है। ठीक है, उसमें कहा गया कि
भू सर्वभूतेषु यनय कर्म भावमव्ययमिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तत्वज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो गीता में आप देखते हैं जिसके द्वारा सभी प्राणियों में मात्र एक निर्विकार भाव को देखने को मिलता है और विविधता में जहाँ एकता दिखाई देती है उसी को सात्विक ज्ञान कहते हैं। गीता के इस प्रकार से चीज़ें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सभी का समन्वय है। ठीक है, शिक्षण विधियों में तो कहीं ना कहीं पे शिक्षा की दृष्टि से भगवत गीता को पढ़ना ये बहुत ज़बरदस्त काम नई शिक्षा नीति के अनुसार कर दिया गया है। और निश्चित तौर पर अब जो बच्चे ये पढ़ेंगे गीता पढ़ करके और उसके बाद में अपने संस्कृति को समझेंगे, अपनी चीज़ों को जानेंगे, अपने एक प्रकार से जो चीज़ें अभी तक वो नहीं पढ़ पा रहे थे उन चीज़ों को पढ़ेंगे, उनके मन में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे उनके मन में या उनका एक प्रकार से कॉन्फिडेंस लेवल उच्च होगा, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न का उत्तर उनको मिलेगा। गीता में आप देखते हैं कर्म योग और साधु पुरुष का वर्णन भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने क्या होता है, ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में। इस क्या कहा भगवान ने कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गाभिहस्तनी और सुनीचयो स्वापाक्य चा पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी महापुरुष, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण जिसको पास विद्या और विनय हो, उस ब्राह्मण में, चंडाल में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, सभी में मैं ही हूँ। आप देख लीजिए, यानी भगवान हर जगह विद्यमान है। इस प्रकार से प्रभु ने बताया। और प्रश्न क्या है आपका कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं। बात की जाए अध्यायों की तो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं भैया, 18 अध्याय है। कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। आज से लगभग 5560 साल पहले भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकला था और अर्जुन के कर्णपटलों ने उसको सुना था और एक व्यक्ति और संजय ने उनको सुना था। संजय भगवान के दिव्य दृष्टि चूँकि उनको जो है महात्मा व्यास जी के द्वारा प्राप्त थी, जो कि महाभारत के रचयिता थे, उन्होंने दृष्टि दी थी और भगवान के जो विराट स्वरूप था, शंख चक्र गदा पद्ममाला विभूषितम वाला जो स्वरूप था भगवान का, कमलापति का, प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान का, उस रूप का दर्शन मात्र संजय को और अर्जुन को हुआ था। ठीक है, और गीता सुना था किसने, संजय ने सुना था और अर्जुन ने सुना था। बस ओके, क्लियर। तो इस प्रकार से गीता की अगर बात की जाए तो गीता खास करके हर एक चीज़ों का समन्वय है। हर एक जितनी वेद पुराण जितना भी कुछ है, हिंदू धर्म ग्रंथों की बात की जाए, ब्राह्मण ग्रंथ या कुछ भी की बात की है, सबको समाहित करने का प्रयास गीता है। गीता में हर एक ज्ञान, हर एक प्रश्न का उत्तर आपके भी मिलेगा और गीता वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इसीलिए नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्वानों ने इसको जो है आपके सिलेबस में रखा। तो गीता में एक प्रकार से आपने अध्यायों को समझा। अगर आपको विस्तार से और चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है तो आप एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने गीता के लगभग जो है 18 अध्यायों पर थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास किया है। आप जो वो वीडियो थी उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको, जो है मिड टर्म वाली परीक्षा का जो तैयारी के लिए मैंने बताया था ये टॉपिक्स वाले, तो उसमें मैंने इस अध्याय के बारे में चर्चा करी, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, 5वां प्रश्न है आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। आदर्शवाद, अच्छा आदर्शवाद की बात की जाए तो ये सब पाश्चात्य दर्शन है, पाश्चात्य विचार है। आदर्शवाद ये पाश्चात्य दर्शन है। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी दर्शन है। ठीक है, पश्चिमी दर्शन समझ रहे हैं ना, पश्चिमी देश यानी वेस्टर्न फिलासफी है, आइडियलिज्म। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में इसका उदय होता है आदर्शवाद का। और आप देखते हैं पाश्चात्य देशों में इसके प्रतिपादक जो रहे हैं आदर्शवाद के, उसमें सुकरात का नाम आता है, प्लेटो का नाम आता है, डेकार्ट का नाम आता है, स्पिनोजा का नाम आता है, लाइबनीज का नाम आता है, बर्कले का नाम आता है, कॉम्ट हैं, हीगल हैं, इन सभी लोगों ने, ठीक है, जो है इनको एक प्रकार से इसके प्रवर्तक रहे हैं। और इसके अलावा कमेनियस, पेस्टालॉजी, फ्राबेल, इन्होंने शिक्षा में इस संप्रदाय का प्रमुख विचारधारा को परिवर्तन किया, शिक्षा में खास करके इसको पेस्टालॉजी वगैरह ने। और भारतीय दर्शन में प्राचीन ऋषियों और मुनियों के चिंतन के परिणाम स्वरूप आदर्शवाद को जन्म मिला। खास करके आदर्शवाद के जो बहुत सारे सिद्धांत हैं, अगर आप उनको बड़े ध्यान से देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं पे जो सनातनी ग्रंथ हैं उन्हीं से लिए गए सिद्धांत हैं, उन्हीं के विचार हैं।
आदर्शवाद की बात किया तो अंग्रेजी के आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है आदर्शवाद, और दो शब्दों से मिलकर के बना है ये आइडियल प्लस इज्म। आइडियल मतलब होता है विचार या प्रत्यय, इज्म माने होता है वाद या विचारधारा, ठीक है, इसीलिए आदर्शवाद को विचारवाद भी कहते हैं। तो एक प्रकार से ये हो गया विचारवाद। आदर्शवाद एक ऐसा दर्शन है जो कि मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है, ठीक है। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद को मनवादी भी कहा जाता है, आत्मवादी या अध्यात्मवादी भी इसको कहा जाता है दर्शन को। आदर्शवाद के बारे में अगर बात की जाए तो हार्थ महोदय कहते हैं कि आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है, ठीक है, और विश्व के अस्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है, ऐसा हार्न कहते हैं। रास कहते हैं कि आदर्शवादी दर्शन के कई भिन्न रूप हैं, किंतु सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविक एक प्रकार से वास्तविकता मानसिक होती है। इस प्रकार से D.M. दत्ता कहते हैं कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को वास्तविक मानता है, ठीक है। सॉरी तो कुल मिलाकर के अगर बात की आदर्शवाद की तो आदर्शवाद जो है दर्शन खास करके पाश्चात्य विचारधारा है, और जिसका मूल लक्ष्य है कि हम चरम सत्य को उस समय तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम आध्यात्मिकता का सहारा नहीं लेते, ठीक है। अब आदर्शवाद के यहाँ पर सिद्धांत पूछे गए हैं, तो कुछ सिद्धांतों के मैं नाम आपको गिनवा रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। पहला सिद्धांत आदर्शवाद का ये है कि संसार का भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत में विभाजन किया गया आदर्शवाद का पहला तत्व या पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत क्या है? तो मतलब भौतिक और संसार क्या दो भाग है, भौतिक और आध्यात्मिक दो जगत है संसार की। दूसरा सिद्धांत है आध्यात्मिक का विचार ही सच्ची वास्तविकता है। क्या? आध्यात्मिक विचार क्या है? सच्ची वास्तविकता है। तीसरा सिद्धांत है आदर्शवाद का मानव जो है संसार की सर्वोत्तम कृति है, मतलब मानव जो है सबसे अच्छी कृति, सबसे अच्छा रचना है प्रभु का, भगवान का। चौथा एक प्रकार सिद्धांत है आदर्शवाद का कि इस सृष्टि का सृजनकर्ता कौन है? ईश्वर है, ईश्वर ने ही हम सभी को बनाया है, ठीक है। इसके अलावा पांचवा सिद्धांत क्या है कि वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व दिया गया है आदर्शवाद में। छठवां सिद्धांत है आदर्शवाद का आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक मूल्यों को, जैसे कि सत्यम, शिवम, सुंदरम, इसका प्रतिपादन आदर्शवाद करता है। इसके अलावा सातवां सिद्धांत लिखेंगे अनेकता में एकता के सिद्धांत का समर्थन किया गया है आदर्शवाद के अंतर्गत। इसके अलावा जो है व्यक्तित्व के विकास को महत्व दिया गया आदर्शवाद में। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म अनुभूति, ईश्वर प्राप्ति और परम सत्य या परम आनंद की प्राप्ति बताया गया है आदर्शवाद के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा जो 10वां सिद्धांत है इसका वो है आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति नैतिक आचरण आवश्यक होता है, इसमें ये भी बताया गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि राज्य को एक सर्वोत्तम सत्ता अगर माना है तो किसने माना भैया? राज्य को एक सर्वोत्तम सत्ता के रूप में मानने का प्रयास आदर्शवाद का सिद्धांत ही करता है। तो इस प्रकार से आदर्शवाद के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गई बातें? ये सब क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ते और भी चीज़ों को। अच्छा, आदर्शवाद का कई सारा उद्देश्य भी रहा, जैसे कि व्यक्तित्व का उन्नयन एवं आत्म अनुभूति करवाना, आध्यात्मिक विकास करना बच्चे का, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना, मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तित करना, ठीक है। इसके अलावा पवित्र जीवन की प्राप्ति करना, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि करना, चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना, अनेकता में एकता के दर्शन करना, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना, बालक की बुद्धि और विवेक का विकास करना, ये सब आदर्शवाद का क्या रहा है? उद्देश्य रहा है। तो ये आदर्शवाद के सिद्धांत और उद्देश्य मैंने बता दिए। अगला है आपका प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद में अंतर बताइए। प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में क्या अंतर होता है, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आदर्शवाद के जहाँ कुछ गुण हैं वहीं पर आदर्शवाद के कई सारे दोष भी हैं। चूँकि आदर्शवाद जो है राज्य को शरीरधारी बना देता है, आदर्शवाद निरंकुशवाद का सहारा लेता है, आदर्शवाद व्यक्तियों को साधन मानता है, आदर्शवाद भौतिकवाद की उपेक्षा करता है, आदर्शवाद स्वतंत्रता का घोर विरोधी है, आदर्शवाद युद्ध का समर्थक है। तो कुल मिलाकर के आदर्शवाद का ये सारे, आदर्शवाद को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना अमनोवैज्ञानिक है। कहीं ना कहीं पे आदर्शवाद के सारे दोष भी रहे हैं। विद्वानों ने बाद में आदर्शवाद का भी खंडन किया। बाद में प्रकृतिवाद आता है, प्रकृतिवाद के बाद में प्रयोजनवाद आता है। इस प्रकार से ये वाद बदलते रहते हैं। आपसे पूछा गया है कि प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में क्या अंतर है। तो प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांतों की अगर बात की है तो प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत है पहला, प्रकृति ही प्रधान है प्रकृतिवाद में। दूसरा सिद्धांत इसका यह है कि मात्र भौतिक संसार ही सत्य है, प्रकृतिवाद कहता है।
तीसरा सिद्धांत इसका ये है कि आत्मा और परमात्मा एक कोरी कल्पना है, प्रकृतिवाद मानता है। चौथा सिद्धांत प्रकृतिवाद का यह है कि मानव जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख की प्राप्ति करना होता है, यह प्रकृतिवाद मानता है। इसके अलावा मानव संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति है, यह प्रकृतिवाद मानता है। छठवां सिद्धांत प्रकृतिवाद का यह है कि मानव विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह भी कौन मानता है? यह प्रकृतिवाद मानता है। इसके अलावा प्रकृतिवाद कहता है कि सुखमय जीवन के लिए प्राकृतिक जीवन श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा प्रकृतिवाद कहता है, प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद कहता है कि प्राकृतिक जीवन में शक्ति, सामंजस्य और परिस्थितियों पर नियंत्रण का महत्व बताया है प्रकृतिवाद में। इसके अलावा नौवां सिद्धांत है कि राज्य ही केवल व्यवहारिक सत्ता है, ये प्रकृतिवादी मानते हैं। इस प्रकार से प्रकृतिवाद के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रकृतिवाद के अगर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा अगला जो है पॉइंट क्या है? प्रयोजनवाद। अच्छा, प्रयोजनवाद क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद की अगर बात की तो प्रयोजनवाद क्या कहता है आपका भाई? प्रयोजनवाद कहता है, प्रयोजनवाद की अगर बात की जाए तो प्रयोजनवाद के बारे में खास करके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं अपने, लेकिन इसके सिद्धांतों की अगर बात की जाए खास करके तो पहला सिद्धांत प्रयोजनवाद का है कि सत्य सदैव परिवर्तनशील होता है, प्रयोजनवादी कहते हैं। दूसरा सिद्धांत प्रयोजनवादी देते हैं कि सत्य का निर्माण उसके फल से होता है। तीसरा सिद्धांत इसका यह है प्रयोजनवादियों का, समस्याएं ही क्या हैं? सत्य की प्रेरक है। समस्याएं क्या है? समस्याएं ही सत्य की प्रेरक है, ये प्रयोजनवादी मानते हैं। प्रयोजनवादी कहते हैं कि सत्य मानव निर्मित होता है। पांचवा सिद्धांत प्रयोजनवादियों ने दिया कि जो है बहुतत्ववाद का समर्थन एक प्रकार से करना जरूरी है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? एक प्रकार से प्रयोजनवाद अंतिम सत्ता के संबंध में तीन वादों को, जैसे एकत्ववाद, द्वैतवाद और बहुतत्ववाद, इसमें एक प्रकार से बहुतत्ववाद का समर्थन करते हैं। कौन? जो प्रकृतिवादी है, मतलब जो है प्रयोजनवादी जो है। इसके अलावा छठा सिद्धांत है इनका उपयोगितावाद के सिद्धांत पर ये जोर देते हैं। इसके अलावा सातवां सिद्धांत इनका है सामाजिक रीति रिवाजों, प्रथाओं और परंपराओं की उपेक्षा करते हैं ये लोग। इसके अलावा आठवां सिद्धांत इनका है मानवीय शक्ति पर जोर देते हैं। नौवां सिद्धांत है प्रयोजनवादियों का कि वर्तमान तथा भविष्य पर विश्वास करते हैं। 10वां सिद्धांत इनका है कि आध्यात्मिक तत्वों की उपेक्षा करी है इसमें। 11वां सिद्धांत इनका है विचारों की उपेक्षा और क्रिया की प्रधानता दिखती है। सामाजिक एवं जनतांत्रिक दृष्टिकोण पर जोर दिया है इन लोगों ने। राज्य को एक सामाजिक संस्था माना है और सामाजिक कुशलता सामाजिक विकास का आधार बताता है ये सिद्धांत। इसके अलावा वास्तविकता अभिनिर्माणाधीन है, ये भी बताता है। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं प्रयोजनवादी कि ये तमाम सारे सिद्धांत हैं। अच्छा, आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया था कि प्रयोजनवाद और खास करके जो प्रकृतिवाद है इन दोनों में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जो है प्रैग्मेटिज्म या फिर नेचुरलिज्म। प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं प्रयोजनवाद को, नेचुरलिज्म बोलते हैं प्रकृतिवाद को, और आइडियलिज्म बोलते हैं आदर्शवाद को। ठीक है, ये तीन एक प्रकार से मुख्य विचार आप देखते हैं तो ये पाश्चात्य दर्शन के आपको मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर अंतर की मैं बात करूं तो अंतर थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में क्या अंतर है? पहला अंतर तो ये है भैया कि जो है ईश्वर की मान्यता के माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तो प्रयोजनवादी ईश्वर को मानने से पीछे नहीं हटते हैं, ये प्रयोजनवाद पहला। लेकिन प्रकृतिवाद की बात की तो प्रकृतिवादी जो है ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, यानी कि ईश्वर की मान्यता के माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अगर हो जाए तो प्रयोजनवादी कहते हैं कि मैं ईश्वर को मान लूँगा, लेकिन प्रकृतिवादी ईश्वर को नहीं मानते। पहला अंतर। दूसरा अंतर भैया देखो, इसको सुनिएगा सभी लोग। दूसरा अंतर यह है कि प्रयोजनवादी किसी न किसी रूप में आदर्शों तथा मान्यताओं को मानते हैं। क्या मानते हैं? आदर्शों को और मान्यताओं को मानने वाले होते हैं प्रयोजनवादी, प्रैग्मेटिज्म के लोग। जबकि जो प्रकृतिवादी होते हैं ये आदर्शों और मान्यताओं को पूर्ण रूप से नकार देते हैं, अर्थात स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरा अंतर प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद का ये है कि प्रयोजनवाद के अनुसार पुनः निरीक्षण सत्य की परीक्षा है, जबकि अगर प्रकृतिवाद की बात की जाए तो प्रकृतिवाद के अनुसार समानता सत्य की परीक्षा है। क्या है? समानता सत्य की परीक्षा है। चौथा अंतर आप लोग लिखिएगा, प्रयोजनवादी किसी भी नियम अथवा सिद्धांत को सार्वभौमिक तथा वस्तुगत नहीं मानता, अपितु प्रयोजनवादी जेम्स के अनुसार संपूर्ण नियमों का विकास देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है या उसी के अनुसार होता है, ये प्रयोजनवादी मानते हैं। जबकि प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्रकृतिवाद क्या करता है? पदार्थ विज्ञान से संबंधित प्राकृतिक नियमों की सार्वभौमिकता तथा वस्तुनिष्ठता पर जोर देते हैं, यानी वैज्ञानिकता पर। ठीक, इसके अलावा
पांचवा अंतर यह है प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में, प्रयोजनवादी जो हैं मानव की प्रवृत्तियों तथा मान्यताओं पर बल देते हैं और इस तरह से जो प्रयोजनवादी हैं इसे मानवीय विचारधारा भी कहा जाता है। जबकि प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण यांत्रिक तथा आवैयक्तिक है और इसी दृष्टि से व्यवहारवाद का उदय होता है। ठीक है, इसके अलावा बात की छठा अंतर की तो छठवें अंतर ये लिख दीजिएगा कि प्रयोजनवादी विश्व की व्याख्या अनेक तत्वों के आधार पर करते हैं और यह बहुतत्ववादी होते हैं प्रयोजनवादी। जबकि प्रकृतिवादी पुद्गल से विश्व की सभी वस्तुओं तथा विचारों की उत्पत्ति मानते हैं और इस प्रकार से वे एक तत्ववादी हैं। ठीक है, तो यानी बहुतत्ववादी कौन है? प्रयोजनवादी हैं और एकत्ववादी कौन है? प्रकृतिवादी हैं। ओके, क्लियर हो गई। तो ये होगा प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में डिफरेंस। क्लियर होगी बातें? तो आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कौन सा आ चुका है भाई? अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा प्रणाली के गुण बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा प्रणाली के गुण। ठीक है, महात्मा गांधी की बात की तो दार्शनिक विचारधारा इनकी मुख्य रूप से 3-4 विचारधारा रही है, जैसे कि सत्य के बारे में इन्होंने बताया, अहिंसा बताई, निर्भीकता और सत्याग्रह। ये 4-5 चीज़ें महात्मा गांधी की, सत्य, अहिंसा, निर्भीकता और सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह, फेयरलेस, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, ये महात्मा गांधी के एक प्रकार से दार्शनिक विचार है। और शिक्षा के अर्थ में महात्मा गांधी ने कहा था कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही प्रारंभ है, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। ठीक, ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा दी है बड़ी ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चौमुखी विकास होता है। ठीक, तो इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य को भी गांधी जी ने बताया कि अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य होता है शिक्षा, और तत्कालिक उद्देश्य, 2 प्रकार के उद्देश्यों के बारे में बताया। और जो है गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा के अंतिम उद्देश्य का तात्पर्य आत्मबोध से होता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा के संबंध में एक प्रकार से इनकी शिक्षा है अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य शिक्षा का इन्होंने बताया महात्मा गांधी जी ने, जैसे कि जो है किसी काल अथवा समय विशेष में ज़रूरी हो, किसी समय में आप देखते हैं कई सारी चीज़ों के बारे में जानना, जैसे कि गांधी जी शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्यों के तहत उन्होंने कहा कि चरित्र का निर्माण हुआ, उसके उद्देश्य से शिक्षा जरूरी है, संस्कृति के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा जरूरी है, व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, नैतिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। तो ये तत्कालिक उद्देश्य है। तो इस प्रकार शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य बताए। अच्छा, महात्मा गांधी जी का जो एक प्रकार से जो है बेसिक शिक्षा प्रणाली है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसके दोष भी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका दोष ये रहा भाई, इसका आपसे दोष पूछा गया या गुण पूछा गया? बेसिक शिक्षा प्रणाली के गुण पूछा गया है, दोष भी बता देंगे। पहला इसका जो है गुण ये है, आप लिखेंगे बेसिक शिक्षा प्रणाली का महात्मा गांधी द्वारा दी गई। उन्होंने कहा, पहली बात बताई कि जीविकोपार्जन की समस्या का हल होता है शिक्षा के द्वारा। इसके अलावा दूसरी बात इन्होंने बताई कि मनोवैज्ञानिकता, इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक एक प्रकार से विकास होता है बच्चे का शिक्षा प्रणाली से। तीसरा, इन्होंने इनके शिक्षा प्रणाली के द्वारा क्या हो सकता है, शारीरिक श्रम के प्रति आदर बच्चों में प्रकट होगा। इसके अलावा चौथा, इनका एक प्रकार से जो गुण है व्यवहारिकता, एक प्रकार से बच्चे के अंदर आएगी, जिससे बच्चा हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को सही तरीके से समझ सकेगा, व्यवहार में, खेलकूद में जान पाएगा। इसके अलावा इनकी शिक्षा प्रणाली के अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आदर्श नागरिक बन सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए जीवन का शिक्षा का जीवन से संबंध होगा। इसके अलावा विषयों का एक दूसरे से संबंध स्थापित हो जाएगा इनकी शिक्षा प्रणाली के द्वारा। इन्होंने और बताया कि जो है सामाजिक गुणों का विकास होगा। ठीक है, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है एक प्रकार से इनकी जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है। बालक का सर्वांगीण विकास हो सकेगा इनकी शिक्षा प्रणाली से। तो कई सारी चीज़। अब अच्छा, सर्वांगीण विकास का मतलब हो गया बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास बच्चे का, और कला और सौंदर्य का विकास उसके, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सारे विकास जो हो सकेंगे वो बेसिक शिक्षा प्रणाली किससे हो सकेंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। और आप देखते हैं पाठशाला और सामाजिक जीवन से भी संबंध हो सकेगा बच्चों का। तो कुल मिलाकर के ये इसके दो गुण थे। अच्छा, महात्मा गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है इसके दोष भी हैं, चूँकि आप देखते हैं महात्मा गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है इसमें बालक के भावात्मक पक्ष के विकास की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है, ये इसका एक दोष है। इसके अलावा इस प्रणाली में बच्चों द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं
बेचकर ही शिक्षकों का वेतन तथा स्कूल का अन्य खर्चा निकालने का प्रावधान रखा गया है और इसीलिए बालकों पर कभी कभी काम का अत्यधिक बोझ लाद दिया जाता है, जिससे बालक में काम के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। तो ये भी इसका दोष है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा प्रणाली जो महात्मा गांधी ने दी है, उस प्रणाली में आप देखेंगे कि विद्यालय के स्वावलंबन पर इतना अधिक जोर दिया जाता है कि कभी कभी ज्ञानार्जन का उद्देश्य गौण और धनोपार्जन का उद्देश्य मुख्य हो जाता है एवं शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध कठोर भी हो जाते हैं। इसका अलावा इनका दोष ये भी, एक और ये भी है कि इससे मतलब इस प्रणाली में हर एक विषय हस्तकला से संबंधित करके पढ़ाना होता है, चाहे वह हस्तकला संबंधित विषय हो या ना हो, फिर भी उसको हस्तकला संबंधित करना सही है, मतलब कि माना गया इसमें। इसके अलावा बेसिक शिक्षा प्रणाली का अगला दोष है कि इससे बालकों को बातचीत का अधिक वक्त नहीं मिलता है और उनमें तर्क और विवेचन शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। इसके अलावा विषयों के अध्ययन का समय विभाजन भी मनोवैज्ञानिक तरीके से किया गया है। एक ही विषय को लगातार 3 घंटे तक बालक लगन के साथ नहीं सीख सकता, ये भी एक प्रकार से बड़ी समस्या। तो कहीं ना कहीं पे बेसिक शिक्षा प्रणाली के दोष भी रहे हैं। तो ये बेसिक शिक्षा प्रणाली जो महात्मा गांधी जी ने दिया, इसके दोष भी रहे हैं। और इसमें आप देखते हैं कच्चे माल की अधिक बर्बादी होती है और यह प्रणाली बहुत खर्चीली भी है, महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई। अच्छा, जो है अगला जो आपका मतलब यहीं पर पॉइंट और समझिएगा, बेसिक शिक्षा प्रणाली की बात की जाए और खास करके प्रोजेक्ट प्रणाली, इन दोनों की तुलना को लेकर के भी प्रश्न आते हैं। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली और खास करके इसकी अगर बात की जाए जो है प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली की, तो आप देखेंगे इनमें दोनों में अंतर खास करके। तो हमारे देश में बेसिक शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था, जबकि प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली की बात की तो प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली को शुरू में कृषि एवं औद्योगिक विकास में अपनाया गया था। बेसिक शिक्षा पूर्णतः हस्त कौशल पर आधारित और केंद्रित थे और जो प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली है उसको हम मुख्यतः बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के रूप में भी स्वीकार करते हैं। बेसिक शिक्षा को सही रूप से लागू करने हेतु संपूर्ण प्रक्रिया को क्रमशः 7 कक्षाओं में बांटा गया है, जबकि प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली को सही रूप से लागू करने हेतु बच्चों को समस्या मूलक परिस्थितियों में रख करके शिक्षा दी जाती है। बेसिक शिक्षा की बात की तो बेसिक शिक्षा प्रणाली मुख्यतः एक भारतीय शिक्षा प्रणाली है। प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली जो है मुख्य रूप से एक अमेरिकी शिक्षा प्रणाली है और इसका विकास वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ही हुआ था। तो कुल मिलाकर अच्छा, बेसिक शिक्षा प्रणाली का विकास गांधी जी के मौलिक सिद्धांत और आदर्श यथार्थवाद के आधार पर हुआ है, जबकि प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली का विकास जॉन ड्यूबी के मौलिक सिद्धांत प्रयोजनवाद के आधार पर हुआ है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा में बच्चों की उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु मतलब परीक्षा का प्रावधान है। प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली के तहत छात्रों द्वारा निर्धारित योजना को पूरा कर लेने पर शिक्षक तथा छात्र उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। बेसिक शिक्षा में क्या होता है कि मान्यताओं के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्णतः निश्चित और स्पष्ट और पूर्व निर्धारित होता है, जबकि प्रोजेक्ट प्रणाली में क्या होता है कोई स्पष्ट और निश्चित तथा पहले से निर्धारित कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसके अलावा एक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली ने बेसिक शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया है। प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली का बेसिक शिक्षा प्रणाली से प्रभावित होना कोई प्रश्न नहीं, मतलब कि कोई प्रश्न नहीं है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। निस्संदेह बेसिक शिक्षा प्रणाली भारतीय दर्शन और जीवन परिस्थितियों से प्रेरित है, जबकि प्रोजेक्ट प्रणाली जो है निश्चित रूप से पाश्चात्य दर्शन और जीवन परिस्थितियों से प्रेरित है और उनके प्रभावों को देखा जा सकता है उसमें। तो प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली और मतलब बेसिक शिक्षा प्रणाली, इसमें कुछ समानताएं भी कुछ असमानताएं भी हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत लिखिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत लिखिए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपसे पूछ रहा है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। पौष संक्रांति के दिन का जन्म हुआ था और इनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। माता जी का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंद जी की बात की है तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप देखेंगे 1 मई 1897 ईस्वी में करी। ठीक है, और आप देखेंगे 3 कार्य हैं इनके बड़े फेमस। एक तो गरीबों की यथासंभव सहायता करते थे, वेदांत और स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं का प्रभावशाली ढंग से प्रचार किया, जन कल्याण के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को खास करके स्वामी विवेकानंद जी का देहांत हो जाता है और स्वर्गवासी हो जाते हैं। इनका आपने जो है अमेरिका का भाषण भी आप लोगों ने सुना होगा, शिकागो का भाषण, बहुत ज़बरदस्त भाषण है। ठीक है, प्रश्न क्या है आपसे, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत बताइए। आधारभूत सिद्धांतों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, किसके, स्वामी विवेकानंद। तो पहला सिद्धांत ये है, शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत में इन्होंने बताया कि शिक्षा के माध्यम से बालक के शारीरिक, मानसिक
नैतिक और आध्यात्मिक पक्षों का विकास होना चाहिए। पहला सिद्धांत इन्होंने यह दिया स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद और आगे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, दूसरा सिद्धांत इनका ये है कि विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से एक मित्र, दार्शनिक या पथ प्रदर्शक की होनी चाहिए। शिक्षक का दायित्व है कि वह सहानुभूतिपूर्वक बालक के मस्तिष्क की स्थिति को जान करके उसको एक प्रकार से ज्ञान दे। तीसरा सिद्धांत स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान मनुष्य के मन में विद्यमान होता है। वास्तविक ज्ञान क्या होता है? मनुष्य के मन में विद्यमान होता है। चौथा सिद्धांत कहा कि शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार होना चाहिए और जनसाधारण को अधिक से अधिक शिक्षित करना चाहिए, ये भी सिद्धांत इन्हीं का है। इसके अलावा पांचवा सिद्धांत ये है शिक्षा का, ठीक है, पांचवा सिद्धांत स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का ये दिया कि जो है हमारे देश में लड़कों और लड़कियों के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, विवेकानंद जी ने कहा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय उन संपूर्ण विषयों का समावेश किया जाना चाहिए जो बालक के भौतिक और आध्यात्मिक विकास में मददगार हों। इसके अलावा इनका सातवां सिद्धांत ये है कि ज्ञान ग्रहण करने के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक होती है। ब्रह्मचर्य के द्वारा चित्त की एकाग्रता की शक्ति को जो है ग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने और बताया आगे कि केवल पुस्तकों के अध्ययन को शिक्षा की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा इन्होंने अगला सिद्धांत बताया, नौवां सिद्धांत इनका है शिक्षा के माध्यम से बालक के चरित्र का सुगठन होना चाहिए, मन की शक्ति का विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बालक को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। इसके अलावा 10वां उद्देश्य इनका यह रहा कि आत्मनियंत्रण का विशेष महत्व है। आत्मनियंत्रण हेतु मन, वचन और कर्म की शुद्धि आवश्यक है। ये तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने। और इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा बालक के आत्मिक निष्ठा और श्रद्धा का विकास होना चाहिए। शिक्षा को पूर्णता की अभिव्यक्ति में सहायक होना चाहिए। ये भी मतलब कि जो ये थे, इनका क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने बताया शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों में, जो कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे, जॉन ड्यूबी की शिक्षा संबंधी रचनाएं लिखिए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जॉन ड्यूबी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जॉन ड्यूबी की शिक्षा से संबंधित जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का नाम लिखिए। कौन कौन सी रचनाएं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो जॉन ड्यूबी की शिक्षा संबंधी जो रचनाएं हैं, जॉन ड्यूबी की जो रचनाएं हैं उनकी अगर बात की जाए तो एक प्रतिभावान लेखक के रूप में इनका नाम हमारे समक्ष आता है, जॉन ड्यूबी का। और 1896 ईस्वी से लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं जॉन ड्यूबी। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है उसका नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एक ज़बरदस्त पुस्तक है और सबसे महत्वपूर्ण रचना है जॉन ड्यूबी महोदय की। और इनके और तमाम सारे ग्रंथ भी है। तो पहला ग्रंथ आप ध्यान रखिएगा, कौन सा ग्रंथ है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और दूसरा ग्रंथ का नाम लिख लीजिएगा, जो है इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इज रिलेटेड टू विल। इसके अलावा तीसरा लिख लीजिएगा, दी स्कूल एंड सोसाइटी। और इसके अलावा आप जो है चौथा लिख लीजिएगा, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, ठीक है, जो द चाइल्ड एंड द करिकुलम। इसके अलावा जो है पांचवा लिख लीजिएगा आप, इनकी रचना है हाउ वी थिंक। हाउ वी थिंक इनकी रचना बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा इनकी अगली रचना आप देखिएगा, कौन सी है भाई, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये एक प्रकार से इनकी ज़बरदस्त रचना, सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा स्कूल ऑफ टुमारो इनकी फेमस रचना है। इसके अलावा और भी तमाम सारी रचनाएं जैसे कि एक्सपीरियंस एंड नेचर इनकी रचना है। इसके अलावा जो है रिस्ट्रक्शन इन फिलोसॉफी इन्हीं की रचना है, ठीक है। इसके अलावा एक रचना और इनकी याद आ रही मुझे, सोर्सेस ऑफ अ साइंस ऑफ एजुकेशन, ये भी रचना जॉन ड्यूबी की है। जॉन ड्यूबी जो है एक प्रकार से महान विद्वान रहे हैं, महान शिक्षा शास्त्री रहे हैं, शिक्षा शास्त्र में बहुत योगदान दिया इन्होंने। 4 शैक्षिक विचारों का संश्लेषण एक प्रकार से इन्होंने बताया कि जो शिक्षा होती है वो करती है। कौन कौन सी? शिक्षा जीवन की एक आवश्यकता है। पहली बात इन्होंने बताई कि एजुकेशन इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। दूसरी बात इन्होंने कही कि शिक्षा एक सामाजिक कार्य है, यानी एजुकेशन इज अ सोशल फंक्शंस। इन्होंने तीसरी बात ये कही कि शिक्षा मार्गदर्शन है, यानी कि एजुकेशन इज डायरेक्शन। इसके अलावा इन्होंने ये चौथी बात कही कि शिक्षा अभिवृद्धि है, यानी कि एजुकेशन इज ग्रोथ। ये 4 बातें इनकी ध्यान रखिएगा जॉन ड्यूबी की। कौन कौन सी? शिक्षा जीवन की एक आवश्यकता है, शिक्षा एक सामाजिक कार्य है, शिक्षा मार्गदर्शन है, शिक्षा अभिवृद्धि है। ओके, क्लियर हो गई बात। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये जॉन ड्यूबी महोदय ने इन चीज़ों को बताया। इसके अलावा अगले विद्वान आपके अगला जो प्रश्न है आपके लिए कौन सा है?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में आपसे प्रश्न पूछा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मतलब क्या है? यूजीसी। ठीक है, यूजीसी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा सकता है। यूजीसी आपको पता होगा क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी को क्या बोलते हैं? यूजीसी को क्या बोलते हैं भाई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है आप सभी को पता होगा। इसका कार्य यूनिवर्सिटी से संबंधित जो नियम कायदे होते हैं अधिकतर, वो नियम कायदे कौन बनाता है? वो नियम कायदे बनाने वाला कौन है भाई? आप सभी को पता होता है वो कौन है भाई? यूजीसी ही तो है। यूजीसी के बारे में आप सभी को पता होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको कहते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अगर बात की जाए तो खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के बारे में परामर्श हेतु जो है 1945 ईस्वी में सरकार ने 4 सदस्यीय विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया था। राधाकृष्णन आयोग के सुझाव पर 1949 ईस्वी में इसका क्षेत्र बड़ा करने के लिए अन्य विश्वविद्यालय संबंधित एक प्रकार से भी किया गया इसको, और इसे विश्वविद्यालयों हेतु अनुदान धनराशि तय करने को भी अधिकार दिया गया। आप देखेंगे कि 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का नाम इसको दिया जाता है। इसके अध्यक्ष को एक प्रकार से अंशकालिक अवैतनिक न रख करके वैतनिक और पूर्वकालिक रखा मतलब पूर्णकालिक रखा जाता है। इसमें अध्यक्ष की मदद हेतु एक सचिव व अन्य 8 सदस्य भी होते हैं। इसमें 4 सचिवों का चयन विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों में से होता है, जबकि शेष 4 जो होते हैं कृषि, वाणिज्य, वानिकी और उद्योग का ज्ञान और अनुभव रखते हैं। और दूसरा ये कि जो प्रौद्योगिकी, वृद्धि, चिकित्सा और अन्य किसी प्रोफेशन में कार्यरत हों वो। तीसरी बात ये कि विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हों वो, और जो केंद्र सरकार के माध्यम से उच्च शैक्षिक श्रेष्ठता पाने वाले अथवा प्रसिद्ध शिक्षाविद माने गए हों वो। ये 4 लोग और शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अगर बारे में बात की जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें खास करके अनुसंधान, इसमें क्या पूछा गया आपसे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केवल इतना लिख करके आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बस इतना चीज़ बता दीजिएगा तो लगभग हो जाएगा। वैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात की जाए तो आप लिखेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो होती है 1953 ईस्वी में की गई। 1956 ईस्वी के बाद संसद के अधिनियम के अनुसार इसका जो प्रमुख चेयरमैन होता है, जो सचिव के सहयोग से समस्त कार्य का संचालन करता है। सचिव के अलावा और भी सदस्य जो होते हैं, और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कई सारी चीज़ें हैं, तो ये सब कई सारे कार्य करते हैं शिक्षा मतलब कि खास करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य की अगर बात की जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तो शिक्षा के उच्च स्तर पर शिक्षा के विकास व विस्तार के लिए नई नई योजनाओं को बनाना हुआ, तमाम सारे कार्यक्रमों के बारे में, और परीक्षणों को क्रियान्वित करना हुआ या उनको प्रोत्साहित करना हुआ, ये सब कार्य करता है। विश्वविद्यालय छात्रावासों व शिक्षकों के आवास गृह के लिए व्यवस्था करता है। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों के लिए प्रवेश नियमों की रचना, और इसके अलावा आप देखिए समय समय पर उनमें संशोधन करना, ये सब यूजीसी ही करता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा संबंधी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निवारण करना भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ही कार्य होता है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को संपन्न और समृद्ध बनाना, ये भी यूजीसी का ही काम होता है। शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना, उसमें उन्नति करना, ये भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ही कार्य होता है। ठीक है, और देश में नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करने एवं प्रचलित विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र के विषय में अनुमति देना, और भी तमाम सारे कार्य इसके होते हैं। केंद्रीय सरकार व विश्वविद्यालयों के माध्यम से उठने वाली भ्रांतियों, प्रश्नों व संदेहों को खत्म करना, उन्हें उचित उत्तर देना, अनेक देशों के विश्वविद्यालयों की विशेषताओं, नई योजनाओं और सूचनाओं से भारतीय विश्वविद्यालयों को समय समय पर सूचना देते रहना, ये तमाम प्रकार के काम इसके अंतर्गत किया जाता है। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गई बातें? आगे समझ। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थे। अब आगे जो अगला आपका जो है आएगा उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न हम चर्चा करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो इनमें से केवल 5 प्रश्न करने, 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है खंड बाकी। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये एक प्रकार से चूंकि राजनीतिक फैक्टर भी हमको पढ़ना है तो ये मौलिक अधिकार जो है एक प्रकार से उसके बारे में बताने का प्रयास है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में एक प्रकार से जो अनुच्छेद है उसी में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया भाग 3 में। अगला प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता की परिभाषाएं
एवं प्रकृति स्पष्ट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास जल्दी करूंगा, परेशान मत होइएगा आप लोग, और भी मॉडल पेपर में देने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, यह भी प्रश्न आपका अच्छा एग्जाम्स में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रयोजनवाद की शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए तथा इसके गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, नैतिक शिक्षा की विकास में क्या भूमिका है, इसको बताएं, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल प्रश्न होंगे अगर इन प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में देखा होगा, लगभग सारे के सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए थे, इसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में भी आएंगे। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय संगठन की आवश्यकता व उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, यह भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखेंगे, दर्शन एवं शिक्षा का संबंध स्थापित कीजिए, ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शन और शिक्षा का संबंध मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो ये अब जो है 8 लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, इनमें से 5 करने थे। अब अगला जो खंड आएगा आपका, उसका नाम है खंड सा। खंड सा यानी सेक्शन सी। सेक्शन सी से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, पहला प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, दर्शन एवं शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए या इस कथन की विवेचना कीजिए, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ये प्रश्न आना तय है, एकदम से 10 नंबर दे करके जाएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए। अच्छा, आपको बता दूं कि पहला जो प्रश्न का उत्तर मैंने बताया था शुरुआत का, उस प्रश्न के उत्तर को आप इसमें यानी कि जो ये पहला है आपका दीर्घ उत्तरीय का, इसमें भी लिख सकते, दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये उसमें बता सकते हो, जिसमें मैंने दूसरे प्रश्न का उत्तर बताया था, उसमें पहला और दूसरा मिला करके। ठीक है, तो दूसरा क्या है, शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है, शिक्षा सिद्धांत के लिए इसका क्या योगदान है, यह भी बताने का प्रयास करें, बहुत जबरदस्त एक प्रकार से प्रश्न ये है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बेसिक शिक्षा प्रणाली तथा प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली की तुलना कीजिए। मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया था, बेसिक शिक्षा प्रणाली और प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली के अंतर को, असमानताओं को बताया था, तो ये भी आप लगभग एक प्रश्न ये मैंने चर्चा कर लिया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय समाज की विविधता में एकता पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे इंपॉर्टेंट जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कुछ प्रश्न जो आपके छोटे छोटे थे उस पर मैंने चर्चा कर ली है, लेकिन वो छोटे प्रश्न की चर्चा मैंने विस्तार से करी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसमें विस्तार से बस केवल 50 शब्दों में ही आपको लिखना है, मैंने इसलिए लंबा चौड़ा बता दिया ताकि आपको उनमें से अगर कुछ भी बातें ध्यान है तो लिख देंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसके पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि प्राचीन इतिहास का यह वीडियो आप देख लीजिएगा, चैप्टर 2 वाला बहुत जबरदस्त वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। और चैप्टर 2 इसमें ऑब्जेक्टिव तरीके के जो लगभग 15 से 16 प्रश्न है उसको मैंने करवा दिया चैप्टर 2 के, और चैप्टर 2 मैंने पहले पढ़ाया, उसके अंदर टेस्ट लगवा दिया ऑब्जेक्टिव का, ताकि आप जो है पढ़ने के बाद में आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कर सकें, यानी टेस्ट कर सकें, ताकि आपकी परीक्षा में जब आप देने जाएं आपकी अपनी परीक्षा तो उसमें भी आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएं। इसके अलावा अगर बात की जाए हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य की वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। बाकी कोर्स आपको हिंदी साहित्य का पूरा लेना है तो हमारे नंबर 9161936062 पर आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको वहां पर कोर्स के बारे में बता दूंगा। आप पूछेंगे सर जी हमको हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना, आपको मैं बता दूंगा। ओके, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में आप देखते हैं भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में मॉडल पेपर आ चुका है, इसी प्रकार से विस्तार चर्चा करी हमने, आप लोग देख लीजिएगा विस्तार से, उसमें हर एक पॉइंट पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है, बहुत धाकड़ तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में समझाने का प्रयास है। तो आप इन वीडियोस को मिस मत करिएगा। सभी वीडियो की मतलब सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने 3rd सेमेस्टर की सेट कर दी है, बना दी है, आप लोग हर वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आप आसानी से वीडियो को देखिए, तैयारी को अच्छे तरीके से करिए, और जो कुछ भी आपको और चाहिए आप कमेंट करिए, मैं और देने का प्रयास पूरा करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।